So hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are discuss about neonatal jaundice. Neonatal jaundice एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली पूछा गया है. ठीक है. न्यूनेटल जॉन्डिस को पढ़ने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो न्यूनेटल जॉन्डिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ न्यूबॉर्न. क्या बोला गया है कि मोस्ट कॉमन न्यूबॉर्न में होने वाली प्रॉब्लम है. ठीक है. ये क्या करता है, अराउंड टर्म बेबी को 60% टर्म बेबी को अफेक्ट करता है और प्री टर्म बेबी को 80%. मतलब क्या होगा, 100 में से अगर 100 बेबी बोर्न हुए हैं, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में 100 बेबी बोर्न हुए तो उसमें से 80 जो बेबीज रहेंगे प्री टर्म, ठीक है, 80 बेबी प्री टर्म क्या रहेंगे, इससे अफेक्टेड रहेंगे. ठीक है, न्यूनेटल जॉन्डिस से. और उसी में से अगर बेबी टर्म बोर्न हुए, ठीक है, तो उसमें से 60 बेबी जो रहेंगे वो किससे अफेक्टेड रहेंगे, न्यूनेटल जॉन्डिस से. ठीक है. अब जैसे कि टर्म और प्रीटर्म में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता हो तो मैं एक बार इस वर्ड को क्लियर कर देती हूँ. ठीक है. तो नॉर्मल गेस्टेशन एज कितनी होती है, गेस्टेशन एज जो होती है वो कितनी होती है, 37 वीक टू 42 वीक. ठीक है. अगर इसके बीच में अगर बेबी बर्थ कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्म बेबी. और अगर बिफोर 37 वीक अगर बेबी का बर्थ होता है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रीटर्म बेबी. टर्म प्रीटर्म और ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दी है. तो प्लीज़ आप वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अगर 42 वीक के बाद अगर बेबी का बर्थ होता है उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट टर्म बेबी. ठीक है. अगर पहले हुआ तो प्री टर्म, अगर बाद में होगा तो पोस्ट टर्म. और अगर उस टाइम ड्यूरेशन के इंटरवल में हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, टर्म बेबी. ठीक है. तो ये समझ आया आपको. अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसके. तो डेफिनेशन क्या है, न्यूनेटल जॉन्डिस इज द येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ऐड कर सकते हैं. अब इसमें क्या होता है कि न्यूनेटल जॉन्डिस इज येलोविश डिस्कलरेशन, या क्या होता है, येलोविश डिस्कलरेशन होता है. क्यों होता है आगे अपन डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, बिलीरुबिन जो होता है वो येलोविश कलर का होता है. ठीक है. तो क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या फिर टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा, डिपॉजिट होगा. तो उसकी वजह से क्या बॉडी का कलर कैसा देखने को मिलेगा, येलोविश देखने को मिलेगा. ठीक है. अब इक्टेरस अपीयर्स ऑन फेस व्हेन सीरम बिलीरुबिन लेवल इज मोर देन 5 mg पर DL. अगर मतलब क्या बोला है कि अगर बिलीरुबिन का लेवल अगर मोर देन 5 mg पर DL हो गया है, ठीक है, तो फेस के ऊपर भी अपन को अपीयर्स देखने को मिलेगा. ठीक है. क्या, इक्टेरस. तो इक्टेरस क्या होता है कि इक्टेरस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि बिलीरुबिन का लेवल फेस के ऊपर भी अपन को क्लियरली विजिबल होता है. ठीक है. और जो ये बिलीरुबिन होता है वो क्या करता है, ब्रेन सेल्स के ऊपर जाके डिपॉजिट होता है, जो कि ब्रेन सेल में पैथी जनरेट करेगा. देन देखते हैं व्हाई इट हैपन. ठीक है. तो न्यूबॉर्न हैव मोर RBC विच ब्रेक डाउन आफ्टर बर्थ. इसमें क्या होता है कि न्यूबॉर्न्स जो होते हैं, न्यूबॉर्न्स के अंदर RBC का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है. कितना होता है, 5.5 टू 6.5 होता है. ठीक है, मिलियन पर DL. ठीक है. ये क्या होता है, न्यूबॉर्न के अंदर RBC का लेवल होता है. तो उनमें क्या होता है कि RBC का लेवल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उनमें कौन सी होती है, RBC फिटल RBC होती है, जिसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 90 डेज़ का होता है. ठीक है. 90 डेज़ या फिर उससे भी कम डेज़ की जो रहती है वो RBC रहती है. ठीक है. 90 डेज़ है, उससे भी कम रहती है. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि रिपीटेडली वहाँ पे क्या होगा, RBC का डिस्ट्रक्शन होगा. तो उससे क्या बनेगा, मतलब अगर नॉर्मली बात की जाए तो RBC के डिस्ट्रक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या रहेगा, बिलीरुबिन रहेगा. ठीक है. मैंने बिलीरुबिन फॉर्मेशन की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को विजिट करें तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो इसका मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो RBC का जब डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है. अब जैसा कि अपन देखते हैं कि बिलीरुबिन जो रहता है वो नॉर्मली किसके थ्रू पास होता है फिकल मटेरियल के थ्रू और यूरिन के थ्रू. ठीक है. अगर फिकल मटेरियल के थ्रू होगा तो उसे स्टर्कोबिलिन बोलेंगे, यूरिन के थ्रू होगा तो उसे क्या बोलेंगे, यूरोबिलिन. ठीक है. अब जैसा कि बेबीज जो रहते हैं वो मतलब स्टार्टिंग में क्या करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क पे रहते हैं. ठीक है. तो ब्रेस्ट मिल्क पे रहेंगे तो क्या करेंगे, इतना फ्रिक्वेंटली वो स्टूल पास आउट नहीं करेंगे. अगर स्टूल पास आउट नहीं करेंगे तो बिलीरुबिन का लेवल क्या होगा, बॉडी के अंदर ही बढ़ेगा. ठीक है. स्टार्टिंग की एज में जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर की बात करें. ठीक है. तो 80% जो रहता है फिकल के थ्रू जाता है और यूरिन के थ्रू कितना परसेंट जाता है,
10% 8% उसके थ्रू जाता है और 1 to 2% क्या हो जाता है वो वापस से अपनी इंटेस्टाइन के थ्रू क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, देन बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे बेबीज़ जो स्टार्टिंग का जो वीक होता है उसके अंदर सही से ब्रेस्ट फीड नहीं करते या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस वजह से क्या होता है कि फिकल मटेरियल नहीं जाता। वो फिकल मटेरियल अगर नहीं जाएगा तो उसके थ्रू क्या होगा, बिलीरुबिन भी बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर ही ट्रेवल करेगा। अब बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। और बिलीरुबिन जो होता है वो येलोइश डिस्कलरेशन का होता है या फिर क्या होता है, येलोइश कलर का होता है। इस वजह से टिश्यूज़ के ऊपर डिपॉजिट होगा और डिपॉजिट होके कौन सा कलर बनाएगा, येलोइश डिस्कलरेशन। ठीक है, एंड देन लिवर स्टिल इमेच्योर एंड मे नॉट क्लियर बिलीरुबिन इफिशिएंटली। और सेकेंड, फर्स्ट अपन ने देखा कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, आफ्टर बर्थ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। और साथ में क्या बोला है कि जो लीवर होता है बेबीज़ का वो इमेच्योर होता है। ठीक है, अब लीवर जो रहता है ये बिलीरुबिन को क्या काम करने का करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, बिलीरुबिन को क्या करेगा, जैसा कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है। मैंने पूरी ये वाली सीरीज़ पूरी मैंने क्लियर कर दी है पिछले वीडियो में, तो प्लीज़ आप वो वाला एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को ये किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन में। अब इनडायरेक्ट भी बाहर जा सकता था, लेकिन क्या होता है कि इनडायरेक्ट जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है, फैट सोल्यूबल होता है। अब फैट सोल्यूबल होता है तो वो क्या होता है, ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हो सकता है। तो अगर ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती, क्योंकि बॉडी से वो चीज़ें एक्सक्रीट आउट की जा सकती है जो कि क्या हो, वाटर सोल्यूबल हो। तो इसको इनडायरेक्ट किस में कन्वर्ट किया जाता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन में। ठीक है, अभी जो डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। अब वाटर सोल्यूबल होता है, इसका मतलब क्या है, ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, लीवर का काम होता है ये, कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को डायरेक्ट बिलीरुबिन में कन्वर्ट करो। ठीक है, डिफरेंट तो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको वो डिटेल में देखना है तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर बिलीरुबिन एफिशिएंटली, दैट क्या होगा कि अगर वो क्लियर नहीं करेगा, इमेच्योर लीवर रहेगा, अगर क्लियर नहीं करेगा तो क्या होगा, बिलीरुबिन जो रहेगा वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा। अगर बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हुआ तो क्या कॉज करेगा, येलोविश डिस्कलरेशन। देन हम देखते हैं इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अपीयरिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे बेबी बर्थ हुआ, ठीक है, तो 1 डे के अंदर किस किस वजह से अपन को जॉइंटिस देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, विद इन 24 आवर्स जॉइंटिस किस वजह से देखने को मिलता है। तो हिमोलाइटिक डिसीज, अगर बेबी को हिमोलाइटिक डिसीज है, बाय बर्थ हिमोलाइटिक डिसीज है, लाइक कौन कौन सी, एक तो थैलेसीमिया हो गई। थैलेसीमिया जो होती है वो क्या होती है, एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके जो सिम्टम होते हैं आफ्टर 6 मंथ अपीयर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया होता है, या फिर इसको थैलेसीमिया को अपन इसमें नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि बेबी को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकलिंग टाइप का हो जाता है। ठीक है, सिकल टाइप का हो जाता है। तो इस वजह से क्या करती है, अगर बेबी स्ट्रेस में जाता है या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाता है, तो बेबी के स्ट्रेस में जाने या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, ये आरबीसी जो रहती है वो क्या करती है, ऐसे शेप में कन्वर्ट हो जाती है। अभी ये ऐसे शेप में अगर कन्वर्ट होगी तो ये क्या करेगी, माइक्रोवेस्कुलर के अंदर ये नहीं जा पाएगी। तो इसमें क्या करेगा, स्प्लीन जो रहता है वो जो भी आरबीसी होती है जिसका शेप खराब होता है या फिर तो इनको क्या करता है, वो डिस्ट्रैक्ट आउट कर देगा। ठीक है, तो आरबीसी के, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा था कि आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बिलीरुबिन बनता है, तो क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन ऑफ टॉर्च, अब अगर मदर को टॉर्च इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे कि टी रिफर्स टू टोक्सोप्लाज्मोसिस और रिफर्स टू अदर कंडीशंस लाइक हेपेटाइटिस बी, R refers to रूबेला, C refers to साइटोमेगेली वायरस और H refers to HIV या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। अब ये जो कंडीशंस होती है ये, ठीक है, ये क्या करती है, अगर मेटरनल इसमें इन्फेक्शन होता है तो ये क्या कोर्स करती है, बहुत सारी जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है ये कोस करती है। ठीक है, और अगर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होगी जिसकी वजह से क्या होगा, लीवर भी अफेक्ट होगा, और लीवर के अफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, प्रॉपरली वो बिलीरुबिन को पास आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी, अब G6PD डेफिशिएंसी अगर इसको सुपरफिशियली अपन देखें तो ये क्या करता है, एक टाइप का एंजाइम होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या करता है, बनाने में हेल्प करवाता है।
तो आरबीसी की मेम्ब्रेन अगर प्रॉपरली बनेगी, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि G6PD एंजाइम जो होता है वो नॉर्मली आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होता है उसको मतलब क्या करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है या फिर उसको अच्छे से बनाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आरबीसी जो रहेगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल रहेगी। जैसा कि अपन को पता है कि जो मैक्रो ब्लड वेस्कुलेचर होते हैं साथ में माइक्रो ब्लड वेस्कुलेचर होती है, ठीक है। तब ये क्या होता है कि माइक्रो ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होता है या कैपिलरी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आरबीसी जो मैक्रो ब्लड वेसल्स होती है उसमें क्या होता है, आसानी से ट्रेवल कर जाएगी, लेकिन जो कैपिलरीज होती है उसमें आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाती। तो उसमें क्या हो जाती है, आरबीसी जो रहती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। अब आरबीसी का शेप बिगड़ गया है तो इस वजह से स्प्लेन क्या करेगा, उसको इसको डिस्ट्रक्ट कर देगा। डिस्ट्रक्ट करेगा तो उसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो G6PD डेफिशिएंसी एक टाइप की कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, G6PD एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि बॉडी के अंदर कम हो जाता है या फिर अब्सेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन की वजह से नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है। एंड देन देखते हैं अपीयरिंग बिटवीन 24 to 72 आवर्स, ठीक है। अगर जॉइंटिस जो रहता है येलोविश डिस्कलरेशन बिटवीन 24 to 72 आवर्स के बीच में दिख रहा है तो वो किसकी वजह से हो सकता है, तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को अपन आगे देखेंगे डिटेल में। सेप्सिस होता है। सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस एक टाइप का ब्लड इन्फेक्शन होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है एंड देन वो क्या कोज करता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन कोज करता है, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया का एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का लेवल जो रहता है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड कैसा हो जाता है, हाइपर विस्कस हो जाता है। तो आरबीसी का लेवल अगर ब्लड कितना हो जाता है, इसमें मोर देन 65% हो जाता है। अब नॉर्मल कितना होता है, 35% होता है, ठीक है। 35% +-3, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो सकता है, +-3 हो सकता है, इतना ये नॉर्मल लेवल होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी जो रहेगी एक दूसरे के फ्रिक्शन में आएगी, कॉन्टैक्ट में आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी की जो सरफेस होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो डिस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। और ये अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन अगर डिस्ट्रक्ट हो गई है तो इसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन उसको वॉश आउट कर देगा या फिर उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा पूरी तरीके से, जिसकी वजह से बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। सेफेलोहेमाटोमा का मतलब क्या होता है कि जो किसी टाइप का ट्रोमा होने की वजह से, ठीक है, ट्रोमा होने की वजह से जो बेबी होता है, ठीक है, ट्रोमा होने की वजह से वहाँ की ब्लड वेसल्स जो रहती है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। ये हेड है। अगर यहाँ पे बेबी को ट्रोमा हो गया, ट्रोमा होने की वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो रहती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है और क्या फॉर्म करती है, एक टाइप का बल्ज आउट फॉर्म करती है, ठीक है। जैसे कि अपन को पता है कि जो बेबीज जो होते हैं उनके सूचेस प्रॉपरली नहीं बन पाते, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, अपन को बल्ज आउट देखने को मिलेगा, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर हिमोरेज, अगर जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के उनके अंदर हिमोरेज हो गया तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं क्या करते हैं, अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। किसी न किसी टाइप से लीवर को और इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर इनके अंदर अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज होगा, ठीक है। अब इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज के होने की वजह से कैसे होगा, तो इंट्रावेंट्रिकुलर जैसे कि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, सीएसएफ प्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, ठीक है। अब सीएसएफ जो होता है उसका काम क्या होता है कि ब्रेन सेल्स होती है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा शॉक को एब्जॉर्ब करवाता है। तो अब क्या होता है कि अगर इसके अंदर ही हेमोरेज हो गया है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये प्रॉपरली सीएसएफ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब अगर सीएसएफ नहीं प्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा चाइल्ड का, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के पार्ट्स अफेक्ट होंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड पार्ट्स अफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो सकता है। इंक्रीज्ड एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन में, ठीक है, डायरेक्ट बिलीरुबिन में। तो अब ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन डायरेक्ट बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, फिर पास किसके थ्रू होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि किस में ये कलेक्ट होता है, गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। अब गोल ब्लैडर जो रहता है उसको क्या करता है, धीरे धीरे पुश आउट करता रहता है ताकि बॉडी से ये क्या हो, एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ये क्या करता है, 80% किसके थ्रू होता है, स्टूल के थ्रू, और 10% यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे स्टूल के थ्रू होगा तो इसमें क्या होगा, गोल ब्लैडर से किस में जाएगा, गोल ब्लैडर से इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, और इंटेस्टाइन जो रहती है वो क्या करती है, कुछ अमाउंट ऑफ जो भी बिलीरुबिन होता है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसे क्या बोलेंगे, एंटेरो रिफर्स टू इंटेस्टाइन, हिपेटिक, एंटेरो हिपेटिक रिफर्स टू
हाँ लिवर, मतलब डायरेक्ट लिवर के अंदर। तो ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन हो रहा है। देन ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, 2 to 5% जो रहता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और वापस से क्या करेगा, बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करने के बाद किस में आएगा, वापस से लिवर के अंदर आ जाएगा। वापस से ये लिवर जो रहता है वापस से इसको क्या करता है, बॉडी इसके थ्रू ये वाली जो प्रोसेस होती है ये वापस से रिपीट होने लग जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट हो जाने लग जाते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज्ड एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो बिलिरुबिन का लेवल इतना बढ़ गया है कि वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में अगर करेगा तो इसमें क्या होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बिलिरुबिन का एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ द ऑर्गन देखने को मिलेगा। एंड देन देखते हैं थर्ड, देखते हैं अपीयरिंग आफ्टर 72 आवर्स। अपन ने फर्स्ट देखा 24 आवर्स, 24 to 72 आवर्स, एंड देन मोर देन 72 आवर्स। तो पहले अपन ने देखा कि विद इन अगर 24 आवर्स हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, 24 to 72 आवर्स के बीच में हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, और अगर आफ्टर 24 आवर्स आफ्टर 72 आवर्स अगर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। तो इसकी कौन कौन सी वजह हो सकती है या फिर कॉजेस कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। सेप्सिस की वजह से होगा। ठीक है, नियोनेटल हेपेटाइटिस, अगर बेबी को हेपेटाइटिस हो गया है। ठीक है, नियोनेटल हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है कि कोई वायरल का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कंजेनेटल, अगर किसी का मतलब बेबी का लिवर ख़राब है उसकी वजह से। तो इसमें क्या होता है कि लिवर उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे कि ऊपर अपन ने चीज़ों को समझा कि लिवर जो रहता है उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर प्रोसेस नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि बिलिरुबिन जो रहता है वो एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी अट्रेसिया, इसमें क्या बोला है कि एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइलरी अट्रेसिया, बाइलरी हिपेटिक बाइलरी मतलब क्या बोला है कि जो बाइल जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं ये लिवर होता है। ठीक है, लिवर में क्या होता है, लिवर के थ्रू ये यहाँ पे कलेक्ट होता है। ठीक है, कलेक्ट होता है। अब कलेक्ट होने के बाद ये पेंक्रियास के थ्रू, ये किस में रिलीज होता है, डिओडेनम में। ठीक है, अब डिओडेनम में ये क्या होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, डिओडेनम में कलेक्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अट्रेसिया मतलब कि यहाँ पे हिपेटिक बाइलरी अट्रेसिया बना ही नहीं। मतलब अट्रेसिया का मतलब होता है किसी चीज़ की एब्सेंस होना। ठीक है, या तो यहाँ पे ये इसका पाथवे ही नहीं बना, या फिर यहाँ पे ब्लॉक आ गया। तब ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि अगर लिवर ने उस चीज़ को प्रोसेस किया और उसको बाइलरी जो भी गोल्ड ब्लैडर होता है उसके अंदर कलेक्ट करना होता है। अब कलेक्ट कर लिया, पर यहाँ पे क्या होता है किसी टाइप का ब्लॉक हो गया, या फिर यहाँ पे क्या है, ब्लंट ओपनिंग हो गई। ब्लंट ओपनिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो उसके लिए पाथवे ही नहीं बना। तो अब क्या होगा कि बिलिरुबिन इसके थ्रू जाएगा नहीं। अगर इसके थ्रू नहीं जाएगा तो ये क्या करेगा, लिवर कितना ही बाहर भेजने की कोशिश करेगा, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। तो उसकी वजह से हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, इसको अपन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं जॉइंटिस कितने, नियोनेटल जॉइंटिस कितने टाइप का होता है। अभी तक अपन ने देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कोजेस। ठीक है, और देखा है कि नियोनेटल जॉइंटिस में क्या क्या होता है। तो कोजेस में अपन तीन क्लासों में क्लासीफाई किया गया है। बिफोर 24 आवर्स मतलब क्या होता है कि विद इन 24 आवर्स किस वजह से जॉइंटिस हो सकता है। इसके अलावा 24 to 72 आवर्स के अंदर देखा है। एंड देन आफ्टर 72 आवर्स क्या कौन कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से जॉइंटिस हो सकता है। एंड देन अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ नियोनेटल जॉइंटिस। तो इसको मेनली दो क्लासों में क्लासीफाई किया गया है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने डिस्कस किया है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो होता है वो क्या होता है, वाटर इनसोल्युबल होता है। मतलब क्या होता है, ये फेट सोल्युबल होता है। अब फेट सोल्युबल होता है तो इसको क्या करते हैं, ये फेट सोल्युबल है मतलब इसका मतलब है कि इसको क्या कर सकते हैं अपन, ब्लड के थ्रू पास आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ब्लड के थ्रू पास आउट करना है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन में। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब इसके अकॉर्डिंग मतलब जो फेट सोल्युबल हाइपर बिलिरुबिनिया को 3 क्लासों में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, सेकेंड है पैथोलॉजिकल, थर्ड है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस और
फोर्थ है ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस, ठीक है। अब इसमें से पैथोलॉजिकल जॉइंटिस को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, हिमोलाइटिक जॉइंटिस और नॉन हिमोलाइटिक जॉइंटिस, ठीक है। ये कौन कौन से, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनिया, जिसके अंदर क्या होता है कि जो बिलीरुबिन होता है वो फैट सोल्यूबल या फिर वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। और ये अगर वाटर इनसोल्यूबल है तो क्या होगा, वो फैट सोल्यूबल होगा। फैट सोल्यूबल है, डायरेक्टली इसको ब्लड के थ्रू पास आउट नहीं किया जा सकता, तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा। अब ये जो रहता है ये ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है वो डिपॉजिट होता है ब्रेन सेल्स के ऊपर, एंड देन कंडक्टरस जैसे कंडीशन को डेवलप कर सकता है। एंड देन देखते हैं कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनिया, इसके अंदर दो चीज़ें, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक, ठीक है। अब हिपेटिक मतलब क्या होता है, आगे अपन डिस्कस करेंगे कि ये लीवर के अंदर आ गया है, ठीक है, लीवर के अंदर आ गया है और वो प्रोसेस भी हो गया, मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है कि उसको मतलब उसको बाहर कैसे करें, ठीक है। और साथ में पोस्ट हिपेटिक, या तो किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसको अपन कहाँ पढ़ते हैं, लिवर डिसीज के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, ठीक है। फर्स्ट अपन ने न्यूनेटल जॉइंटिस को दो क्लासों में क्लासीफाई किया गया था, अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया और कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया, ठीक है। अब अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया के अंदर फर्स्ट डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, फिजियोलॉजिकल जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, क्या होता है कि फिजियो मतलब बॉडी, ये फिजिकल अपीयरेंस, ऐसा जॉइंटिस जो कि क्या हो रहा है, फिजिकली अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो अगर फिजिकली अपीयर हो रहा है मतलब विजिबल है, तो उसे क्या बोलेंगे, विजिबल जॉइंटिस भी बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट न्यूनेट डेवलप्ड विजिबल जॉइंटिस ड्यू टू एलिवेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जैसे कि अपन ने देखा है कि टाइप किसका है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का है। कंसंट्रेशन विद इन 24 to 72 आवर्स, ठीक है। जैसा कि अपन ने देखा था कि 24 to 72 आवर्स के बीच में कौन सा होता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है। तो ये वाला जॉइंटिस कब अपीयर होगा, 24 to 72 आवर्स के दौरान ही जनरेट होगा, ठीक है। अब ये कौन सा, ये जॉइंटिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का जॉइंटिस होता है, ठीक है। इसकी जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को दो डिफरेंट क्लासों में मतलब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 1 जो रहती है जिसके अंदर क्या होता है कि टर्म बेबी, अगर ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अगर किसी बेबी को अफेक्ट किया है, ठीक है, अगर मान लो कि टर्म बेबी को अफेक्ट किया है तो उसके अंदर कब से कब तक रहेगा, 5 डेज तक रहेगा। मतलब क्या होगा, अपीयर 24 to 72 आवर्स के अंदर होगा, एंड देन लास्ट मतलब डिसअपियर कब हो जाएगा, 5 डेज तक, ठीक है। और प्रीटर्म बेबी के अंदर कितना होता है, 7 डेज तक। अब ये इतना टाइम ड्यूरेशन डिफर क्यों होता है, क्योंकि टर्म बेबी जो होता है वो ऐसा बेबी होता है जिसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल बर्थ होता है, ठीक है। नॉर्मल जो गेस्टेशन एज होती है उसके अंदर बर्थ होता है। मतलब क्या होता है कि बेबी की फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है, लेकिन प्रीटर्म के अंदर वो नहीं हो पाता है या फिर कम हो पाता है। तो इसकी वजह से उनका जो लिवर रहेगा और ज़्यादा इमेच्योर रहेगा, जिसकी वजह से उनको इस चीज़ को क्लियर आउट करने में 7 डेज तक लग सकते हैं, ठीक है। एंड देन फेज सेकेंड में क्या होगा, डिक्लाइन अबाउट 2 mg पर DL फॉर 2 वीक, ठीक है। अब फेज 1 के अंदर बोल दिया कि अगर होगा क्लियर आउट तो इसमें हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसमें क्या होता है कि फेज सेकेंड में क्या होता है कि इसमें जो अगर बिलीरुबिन का लेवल होगा कम, तो 2 mg पर DL फॉर 2 वीक होना चाहिए। मतलब क्या पर डे कितना होना चाहिए, 2 mg पर DL इसमें कम होना चाहिए। 2 वीक्स तक अगर चलेगा तो क्या होगा, एट द एंड ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस डिसअपियर हो जाएगा। इन प्रीटर्म एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ये क्या होता है, 1 मंथ तक भी लास्ट कर सकता है, ठीक है। अगर टर्म बेबी की बात करें तो उसमें नॉर्मली कितना होता है, फर्स्ट फेज जो होती है वो खत्म हो जाती है 5 डेज में, ठीक है। और सेकेंड फेज स्टार्ट होती है जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें बिलीरुबिन का लेवल कम होने लग जाता है, जो कि 2 वीक्स तक अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्री टर्म की बात करें तो प्री टर्म में ये वाला जॉइंटिस होता है, ठीक है, वो लास्ट करता है 7 डेज तक, ठीक है। स्टार्ट होता है 24 to 72 आवर्स के अंदर, एंड देन लास्ट करता है 7 डेज तक, मतलब डिसअपियर 7 डेज तक हो जाएगा। देन सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर अगर बेबी प्री टर्म है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो ये क्या 1 मंथ तक भी सेकेंड फेज चल सकती है, ठीक है। एंड देन सेकेंड है अपना पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। अब इसमें क्या बोला, अपीयरेंस ऑफ जॉइंटिस विद इन 24 आवर्स पीक बिलीरुबिन लेवल अबाउ द एक्सपेक्टेड रेंज। इसमें क्या बोला है कि अगर फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है वो किस में देखने को मिलता है अपन को, 24 to 72 आवर्स के बीच में, ठीक है। पर ये जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है वो आफ्टर बर्थ ही देखने को मिल सकता है, या फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बेबी को हेमोलाइटिक डिसीज़ है तो हेमोलाइटिक डिसीज़ में क्या होता है, जैसे लाइक सिकल सेल एनीमिया है या G6PD डेफिशिएंसी है, तो ये क्या होती है, हेमोलाइटिक डिसीज़ होती है। अगर हेमोलाइटिक डिसीज़ है
तो उसमें ब्लड अगर ब्लड के अंदर आरबीसी के ऊपर थोड़ा भी स्ट्रेस आया तो वो टाइम नहीं देखती, वो डिस्ट्रैक्ट होने लग जाती, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से स्प्लीन जो रहेगा उसको वॉश आउट करने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर जो अफेक्टेड आरबीसी होती है उसको क्या करेगा, बाहर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ जॉइंटिस विद इन दी 24 आवर्स। और इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड जो रेंज होती है उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इट प्रेजेंट बियॉन्ड दी 3 वीक्स। आगे ये क्या होता है कि बर्थ से लेकर 3 वीक्स तक प्रेजेंट हो सकता है। इसको फर्दर 2 क्लासों में क्लासिफाई किया गया है, हेमोलाइटिक जॉइंटिस और नॉन हेमोलाइटिक जॉइंटिस, ठीक है। अब हेमोलाइटिक जॉइंटिस कौन कौन सी होती है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या हो, ब्लड का लाइसिस हो, तो उसकी वजह से हेमोलाइटिक जॉइंटिस होगा। और नॉन हेमोलाइटिक जिसके अंदर क्या हो, ब्लड का लाइसिस ना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल अनीमिया या फिर G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अगर नॉन हिमोलाइटिक जिसके अंदर क्या हो, हिमोलाइसिस नहीं हो, उसकी वजह से भी जॉइंटिस हो सकता है, जैसे किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर जो अदर कॉजेस होते हैं जैसे कि सेप्सिस हो गया, या फिर डिफरेंट कंडीशंस होती है उसकी वजह से मतलब किसी ना किसी टाइप की पैथोलॉजी जनरेट हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, हिमोलाइसिस देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लिवर इमेच्योर है, साथ में अगर उसमें किसी टाइप की वायरल या फिर किसी टाइप की हेपेटाइटिस डिसीज है या फिर इन्फ्लामेशन है, उसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। एंड देन थर्ड देखते हैं अपन ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। अब ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस क्या होता है कि ऑल्सो नोन एज, इसको स्टारवेशन जॉइंटिस भी बोलेंगे या फिर लेक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस भी बोलेंगे, ठीक है। अब स्टारवेशन जॉइंटिस का मतलब क्या है कि बेबी है, ठीक है। अब बेबी को क्या होता है, फ्रिक्वेंट टाइम में ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, ठीक है। जब भी बेबी को नीड होती है तो उसको क्या किया जाता है, ब्रेस्ट फीड करवाना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बेबी को मदर को मिल्क नहीं आता। अगर मदर को मिल्क नहीं आता तो उसकी वजह से क्या होती है, मदर लेट हो जाती है बेबी को फीड करवाने में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो स्टारवेशन जॉइंटिस होगा। मतलब क्या होगा, बेबी को हर एक टाइम मतलब हर एक मिनट उसके लिए बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो स्टारवेशन की वजह से क्या होगा, बेबी के इंटेस्टाइन के अंदर मिल्क जाएगा ही नहीं। अगर मिल्क नहीं जाएगा तो मोटिलिटी वैसे भी कम हो जाएगी। अगर मोटिलिटी कम हो गई तो बोवेल मूवमेंट भी कम होगी। बोवेल मूवमेंट कम होने की वजह से क्या होगा कि जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि मेन पाथवे उसका स्क्रिट आउट करने का क्या होता है, बोवेल होता है। लेकिन अब क्या होता है कि उसमें प्रॉपरली क्या करेगा, बोवेल मूवमेंट में अगर इंटेस्टाइन के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो बोवेल मूव कैसे करेगी। अगर बोवेल मूव नहीं करेगी तो बिलीरुबिन का स्क्रेशन कैसे होगा, ठीक है, समझ आया। तो कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपरली वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर एडिक्वेट ले ही नहीं रहा है तो पेट में रहेगा ही क्या, ठीक है। तो इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बोवेल मूवमेंट, अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं लिया तो जो बोवेल मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो बिलीरुबिन कैसे एक्सक्रीट आउट होगा, तो बिलीरुबिन भी वहीं पे एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, इसको करेक्ट आउट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को प्रोवाइड की जाती है फॉर एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स पर डे, ठीक है। अगर 10 to 12 टाइम अगर टाइम्स पर डे अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाया जाएगा, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, बेबी की गट में कुछ ना कुछ चीज़ है, मतलब इंटेस्टाइन में क्या है, प्रॉपर अमाउंट में मिल्क है, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट डाइजेस्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है अपन को, डिफरेंट टाइप ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस, इसके अलावा जो भी गोल ब्लैडर के अंदर एक कलेक्टेड फ्लूइड है, उन सब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, अगर वो प्रॉपरली अमाउंट में सिक्रेट आउट होंगे तो मतलब क्या है कि बिलीरुबिन का लेवल भी बॉडी के अंदर कम हो गया, तो वो स्टूल के थ्रू क्या होगा, बेबी के स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसके थ्रू करेक्ट किया जा सकता है। देन फोर्थ देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। अब ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस एज नेम सजेस्ट, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से जॉइंटिस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉज्ड ड्यू टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो उसकी वजह से होगा, ठीक है। अकर्स फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ लास्ट अप टू 2 months, ठीक है। ये क्या होता है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ये अपीयर होता है, ठीक है, और ये 2 month तक रह सकता है। इसके अलावा बिलीरुबिन लेवल इसमें मोर देन 15 month होता है, मोर देन 50 mg होता है पर डे, ठीक है। करेक्टेड बस इसको करेक्ट कैसे करेंगे, अगर ब्रेस्ट मिल्क की वजह से जॉइंटिस हो रहा है
तो ब्रेस्ट मिल्क को ही बंद कर देंगे, ठीक है। कुछ टाइम के लिए 24 to 48 आवर्स के लिए अपन क्या करेंगे, ब्रेस्ट मिल्क को सीजस कर देंगे या फिर उसको स्टॉप कर देंगे। ब्रेस्ट मिल्क पिलाओ मत, क्योंकि अगर उसकी वजह से जॉइंटिस हो रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क को ही नहीं देना है, ठीक है, स्टॉप कर देना है। फर्स्ट डिस्कस कर लिया अपन ने अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया में अपन ने 4 चीज़ें देखी। फर्स्ट अपन ने फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, सेकंड अपन ने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देखा जिसके अंदर 2 टाइप था, हेमोलाइटिक और नॉन हेमोलाइटिक, ठीक है। एंड देन थर्ड अपन ने देखा ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, ठीक है। और फोर्थ अपन ने देखा ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ठीक है। एंड देन अपन सेकेंड डिस्कस करते हैं जिसको कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस बोलेंगे, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में क्या होता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट बिलीरुबिन इसका मतलब क्या है, अब डायरेक्ट बिलीरुबिन इसका मतलब क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है। मतलब अगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है तो क्या होगा, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड। अगर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये इजीली क्या होगा, स्टूल और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पास आउट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें लीवर जो लीवर होता है, ठीक है, अगर आगे देखते हैं अपन इसके कोजेस क्या क्या होते हैं तो इसकी वजह से देखने को मिलेगा। तो व्हेन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल इज मोर देन 2 mg पर DL, ठीक है। और जब नॉर्मल लेवल से ये ऊपर हो जाता है तो उसकी वजह से ये जॉइंटिस देखने को मिलेगा। रिजल्टिंग एस्क्रीट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फ्रॉम हेपेटोसाइट टू डियोडेनम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम ये मतलब एस्क्रीट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फ्रॉम दी हेपेटोसाइट टू डियोडेनम। जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया है कि लिवर होता है, लिवर में क्या होता है कि यहाँ से गोल ब्लैडर के थ्रू जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, जो पेंक्रियाज होता है उसके थ्रू यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। देन ये क्या कहाँ पे ओपन होता है, डियोडेनम के अंदर। तो ये किसके थ्रू सर्कुलेट होता है, हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट क्या होती है, ये यूनिट होती है, ठीक है, लीवर की यूनिट होती है। तो हेपेटोसाइट टू डियोडेनम, ठीक है, हेपेटोसाइट टू डियोडेनम ये क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस्ड है, ठीक है, ये इसको आसानी से मतलब इसको आसानी से एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेपेटिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया या फिर जॉइंटिस या फिर नॉन हेपेटिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, अगर लीवर में किसी टाइप की इंजरी हो गई ड्यू टू हेपेटाइटिस, सब्सटेंस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या होता है कि लिवर के अंदर किसी टाइप की इंजरी हो गई, ठीक है। हेपेटिक की बात कर रहे हैं तो लिवर में किसी टाइप की इंजरी हो गई, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस खाया। जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस खाता है मतलब क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर आ जाता है तो लिवर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर डिटॉक्सिफाई करेगा तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होंगे और लिवर को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, अगर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गई, मान लो कि बेबी क्या है कि बिफोर बर्थ ये क्या होता है कि एक टाइप की कंडीशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, फैटी लिवर डिसीज हो जाता है, ठीक है। फैट बाय बर्थ बेबी की लिवर के अंदर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिवर प्रॉपरली अपना फंक्शन कैरी आउट नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। सीवियर हिमोलाइटिक डिसीज हो रही है, मतलब सीवियर हिमोलाइटिक डिसीज हो रही है, उसकी वजह से क्या होगा, जो भी अपना लीवर होता है और स्प्लीन होता है वो क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यों इनलार्ज होंगे, क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। अगर वर्कलोड अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा रहेगा तो उनकी वहाँ की जो सेल्स होती है वो डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। बाइलरी एट्रेशिया का मतलब क्या होता है कि जो बाइलरी ये क्या होती है, एक टाइप की बाइलरी सिस्टम होता है, ठीक है। ये बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर बनेगा ही नहीं तो बिलीरुबिन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो वो वाली कंडीशन होती है कि बिलीरुबिन यहाँ से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होगा। या फिर बेबी जो है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि पेरेंटली अपन उसको टोटल जो भी बॉडी के लिए रिक्वायरेबल अमाउंट में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको कंप्लीट करते हैं। तब ये जो पेरेंटल न्यूट्रिशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। आरबीसी को डिस्ट्रक्ट होने की वजह से भी अपन को ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन अब कॉन्जुगेटेड जॉइंटिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या देखने को मिलते हैं। अगर लीवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हिपेटिक और नॉन हिपेटिक की बात की गई है तो इसमें क्या होगा, जो लीवर रहेगा उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। वर्कलोड होने की वजह से वहाँ पे जो हिपेटिक सेल होती है, ठीक है, वो इनलार्ज हो जाएगी। अगर इनलार्ज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हिपेटोमेगैली।
और साथ में स्प्लीन जो रहता है वो ज़्यादा आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्ट्रक्टेड आरबीसी होगा, जिसकी वजह से स्प्लीनोमेगाली भी देखने को मिल सकता है, पेल स्टूल देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या होता है कि ये जो रहता है लिवर प्रॉपरली, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिर यहाँ पे जो लिवर होता है वो बना नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिवर बिलीरुबिन जो रहेगा वो स्टूल के अंदर एब्सेंट रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेल स्टूल देखने को मिलेगा और कॉफिक हाई कलर्ड यूरिन देखने या फिर कॉफ़ी कलर्ड यूरिन देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो बिलीरुबिन का लेवल क्या होता है यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये देखने को मिलेगी। ठीक है, देन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि विटामिन सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि विटामिन सप्लीमेंट, जैसे कि लिवर को सही करने के लिए, इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाइलरी अट्रेशिया क्या है, एनाटोमिकल कंडीशन है, एनाटोमिकल प्रॉब्लम है, इसको क्या किया जाता है, सर्जिकली करेक्ट किया जाता है। ठीक है, और हिमोलाइटिक डिसीज को भी करेक्ट किया जाता है। कैसे करेंगे, इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू फिजिशियन जो होता है वो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी, एंड देन आगे मूव करते हैं। देन इसकी कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन है, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी। एक्यूट बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी का मतलब क्या होता है कि बिलीरुबिन का लेवल जो होता है वो एक्सपेक्टेड रेंज से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड जो होती है 2 mg पर, इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा 2 mg पर DL से अगर ज़्यादा हो जाता है तो, या फिर इससे ज़्यादा हो जाता है, या फिर 15 mg पर DL तक भी पहुंच जाता है, और कोई से बच्चों में मोर देन 20 mg पर DL भी पहुंच जाता है। तो इसको करेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर इसको करेक्ट नहीं किया गया तो ये क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्गन में जाके वहाँ पे डिपॉजिट होगा और वहाँ पे पैथी जनरेट करेगा, या फिर वहाँ के ऑर्गन को डिस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक्यूट बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी कोस करता है। मतलब क्या होता है, इंसेफेलो रिफर्स टू ब्रेन, और पैथी रिफर्स टू किस टाइप की, एनाटोमिकल या फिर स्ट्रक्चरली चेंजेस होना। ठीक है, एनाटोमिकली या ये स्ट्रक्चरली चेंजेस होना, तो उसे क्या बोलेंगे, पैथी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जाके क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल या फिर एनाटोमिकल या फिर क्या कर रहा है, फंक्शन में चेंजेस कर रहा है। इसमें फंक्शन में चेंजेस करेगा मतलब क्या क्या जो इसका जो मेन फंक्शन था उससे एलिवेट हो गया। ठीक है, तो मेन फंक्शन जो रहता है उससे डेविएट हो गया, डेविएट होने की वजह से क्या कोस करेगा, इंसेफेलोपैथी। अब ये कैसे कोस करेगा, क्योंकि जो अगर मोर इसमें एक टाइप की कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं कर्निक। ठीक है, कर्निक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ब्रेन के अंदर बिलीरुबिन का लेवल जो रहता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ की जो न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होगा। अब डिपॉजिट होगा तो वो कंडक्शन में डिले करवाएगा और न्यूट्रिशन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले पाएगा, ग्लियल सेल को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, वो नहीं हो पाएगी। साथ में कर्निक टेरेस डेवलप करेगा। अब कर्निक टेरेस भी जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया, ये क्या है कि लेस सीवियर फॉर्म है, लेकिन ये कर्निक टेरेस जो होती है वो एक सीवियर फॉर्म है, जिसके अंदर जो चाइल्ड रहता है वो कभी कभी कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अभी ये तब होगा जब बिलीरुबिन का लेवल कितना हो जाता है, मोर देन 20 mg हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन की सेल्स को ये डायरेक्टली अफेक्ट करे। डिफनेस कोस कर सकते हैं। डिफनेस कैसे कोस करेगा, क्योंकि ये जो अकोस्टिक न्यूरॉन्स होती है जो कि क्या काम करती है, ब्रेन के अंदर वॉइस को ले जाने में और लाने में हेल्प कराती है और प्रोसेसिंग में भी हेल्प कराती है। लेकिन अगर वो अफेक्ट हो गए या फिर किसी टाइप का डिजनरेशन हो गया तो उसकी वजह से डिफनेस भी हो सकता है। डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। डेवलपमेंटल डिले अगर ये नियोनेटल जॉन्डिस जो होती है अगर अनट्रीटेड कंडीशन में रही तो बेबी का जो ग्रोथ रहेगा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीजर्स डिसऑर्डर हो सकती है, जैसे कि कर्निक टेरेस के अंदर अपन ने देखा कि अगर कर्निक टेरेस में बिलीरुबिन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है, जो कि ब्रेन की सेल को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ब्रेन की सेल को अफेक्ट किया तो क्या होगा, उसकी वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं। फीडिंग डिफिकल्टी होगी बेबी को, बिकॉज क्या होता है कि बिलीरुबिन का लेवल हाई है। अगर बिलीरुबिन का हाई लेवल है, लिवर में क्या होता है कि उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम निकलते हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये रिकरेंटली या फिर रिपीटेडली नोजिया वोमिटिंग कोज करते हैं। इसकी वजह से बेबी को फीडिंग डिफिकल्टी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अपन ने कॉम्प्लिकेशन डिस्कस किया। ठीक है, एंड देन अपन इन्वेस्टिगेशन देखते कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन इस कंडीशन में कराए जाते हैं। तो टोटल एंड डायरेक्ट बिलीरुबिन का लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट को दोनों को मिला के टोटल बिलीरुबिन लेवल। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग की जाती है वो बेबी। अब ब्लड ग्रुपिंग क्यों की जाती है कि बहुत सारे में ऐसे होता है कि जैसे कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस जैसी कंडीशन होती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस ये मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, आपको और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को
वीडियो को देखें। अब इसमें क्या होता है कि जो मदर अगर नेगेटिव होते, ठीक है, अगर वो RH नेगेटिव होते और फादर अगर RH पॉजिटिव होते हैं, RH पॉजिटिव, तो इनका फर्स्ट बेबी कैसे, बेबी जो रहता है फर्स्ट बेबी, वो कैसे संभावना होती है कि वो RH पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अब जब प्लेसेंटा कट करेंगे तो मिनिमल अमाउंट में जो बेबी का ब्लड होता है वो मदर की बॉडी में चला जाता है। तो अगर RH नेगेटिव, तो ये मदर RH नेगेटिव और बेबी RH पॉजिटिव है, तो अगर प्लेसेंटा को कट करेंगे तो मिनिमल अमाउंट में अगर वहाँ पे पहुँच गया तो RH नेगेटिव जो रहता है वो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। तो अब अगर एंटीबॉडी बना लेगा तो अगर सेकेंड बेबी जो रहता है अगर RH पॉजिटिव रहा, ठीक है, तो एंटीबॉडी पहले से बनी हुई, तो ये क्या करेगा, इसको किल करेगा, या फिर यहाँ पे जो इनकी RBCs होती है, ठीक है, RBCs के ऊपर अफेक्ट करेगा और RBC को डिस्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी के अंदर एनीमिया और जॉइंटिस जैसी कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। तो ये वाली एनीमिया और जॉइंटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो इसमें इसलिए क्या करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग ऑफ बेबी करवाते हैं, ठीक है। CBC करवाएंगे, CBC के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपन को, हीमोग्लोबिन का लेवल देखने को मिलेगा, इसके अलावा RBC का लेवल देखने को मिलेगा। RBC क्योंकि इसमें RBC का डिस्ट्रक्शन होता है तो वो चीज़ अपन इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हेमेटोक्रिट लेवल देखेंगे। हेमेटोक्रिट क्या होता है कि हेमेटोक्रिट में क्या होता है कि इसमें क्या देखते हैं कि एक PCV मतलब पेक्ड सेल वॉल्यूम देखते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि ब्लड के अंदर टोटल अमाउंट में RBC कितनी है, ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि नॉर्मल लेवल इसका क्या होता है 35% होता है। कोम्स टेस्ट करेंगे, पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट करेंगे, पेरिफेरल स्मीयर के इसके अलावा RBC की मार्फोलॉजी देखेंगे, मार्फोलॉजी टेस्ट करेंगे, रेटिकुलोसाइट काउंट देखेंगे, सेप्सिस स्क्रीनिंग करेंगे और थायराइड फंक्शनिंग भी देखेंगे, ठीक है। और प्रोलॉन्ग जॉइंटिस विद टॉर्च, ये जो मेन थे वो मैंने समझा दिए, ठीक है। देन हम देखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का गोल क्या रहेगा अपन को कि सीरम के अंदर जो बिलीरुबिन का लेवल है उसको कम करो, या फिर प्रिवेंशन ऑफ बिलीरुबिन टॉक्सिसिटी, जो बिलीरुबिन की वजह से जो टॉक्सिसिटी फैल रही है उसको रिड्यूस करो, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं, इनको ट्रीट करना है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ RH आइसोमराइजेशन, इसके खिलाफ क्या करेंगे, जैसे कि अपन ने पढ़ा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होता है, जिसके अंदर क्या होता है RBC का डिस्ट्रक्शन होता है। ट्रीटमेंट मोडालिटी में क्या करें, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ RH आइसोमराइजेशन, जैसे कि अपन ने देखा था कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होता है, फिटोडिस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसा कि अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि फर्स्ट बेबी क्या रहेगा, RH पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट मदर की बॉडी में एंटीबॉडी ना बने, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एंटी नाम का एंटी गामा ग्लोबिन नाम का इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि क्या करता है, जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट, जो मतलब RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो भी बनेगी, ठीक है, ये 7th मंथ में दिया जाता है और एक बर्थ एंड एट बर्थ दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि मदर की बॉडी के अंदर अगर मतलब कि मिनिमल अमाउंट में प्लेसेंटा के थ्रू अगर ब्लड चला भी गया हो तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बने और सेकेंड बेबी की डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो। एंड सेकेंड देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ हाइपर बिलीरुबिनीमिया। तो अर्ली फिट्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि अपन ने देखा था कि ब्रेस्ट फीडिंग के स्टारवेशन की वजह से भी जॉइंटिस हो रहा था, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। एडिक्वेट हाइड्रेशन, मदर को बोलेंगे एडिक्वेट हाइड्रेशन लो, ठीक है। रिडक्शन ऑफ बिलीरुबिन लेवल को रिड्यूस करने के लिए फोटोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाल दिया है ऐप पे, चैनल पे, अगर आपको उसके बारे में और डिटेल जानना हो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देन फोटोथेरेपी अपन क्या देखेंगे, फोटोथेरेपी में क्या होता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट कर देती है, अनकॉन्जुगेटेड मतलब अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्जुगेटेड जो होती है वो क्या होती है, वाटर सोल्यूबल होती है, जो कि बॉडी के थ्रू आसानी से बाहर हो जाएगी, ठीक है। पर किसके फॉर्म में करता है, ल्यूमिरुबिन के फॉर्म में। अब ल्यूमिरुबिन के 2 वर्क होते हैं, ठीक है। एक तो वाटर सोल्यूबल भी होता है, ठीक है, फर्स्ट होता है वाटर सोल्यूबल भी होता है, एंड देन सेकेंड ये क्या करता है, इंटेस्टाइन मोटिलिटी को बढ़ा देता है। तो जो फोटोथेरेपी चाइल्ड रहेंगे तो उसका क्या होगा, डायरिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ा देंगे। अगर मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिलीरुबिन उसके थ्रू बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करवाना। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि अगर बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 20 mg/dl बढ़ जाता है, ठीक है,
अब बहुत घातक कंडीशन है या फिर डेंजरस कंडीशन है, तो इसमें क्या किया जाता है कि बेबी का पार्शियली या होल ब्लड को लिया जाता है एंड देन उसमें जो भी बिलीरुबिन का लेवल कम किया जाता है, ठीक है। और जो आरबीसी होती है जिसके ऊपर क्या होते हैं ये एंटीबॉडी लगे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, कम किया जाता है एंड देन वापस से जो भी बेबी होता है उसके अंदर वापस से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर इसमें क्या करते हैं, डोनर ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न होता है, ठीक है। अगर आपको इसकी क्लास चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं इसकी क्लास प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड देन फोर्थ देखते हैं, ड्रग्स प्रोवाइड की जाती है फिनोबार्बिटोन, जो कि क्या करती है, लोअरिंग ऑफ बिलीरुबिन। फिनोबार्बिटोन एक टाइप की ड्रग्स होती है जो कि क्या करती है, हेपेटोसाइट सेल को मैच्योर होने में हेल्प कराती है और बिलीरुबिन को बाहर करने में भी हेल्प करवाती है, ठीक है, और बेबी को स्ट्रेस से बाहर करती है। इसके अलावा बिलीरुबिन के लेवल को कम करेंगे और IVIG नाम की इम्यूनोग्लोबिन होती है उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन देखते हैं फॉलोअप कब कब करवाना है। तो बेबीज विथ सीरम बिलीरुबिन लेवल इज मोर देन 20 mg/dl, अगर उनको कभी मतलब प्रीवियस हिस्ट्री की 20 mg/dl उनका बिलीरुबिन लेवल पहुंच गया था तो उनको क्या करवाना है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की नीड हो सकती है। बी केप्ट अंडर फॉलो, अब इसको क्या करना है कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करके उसको घर नहीं भेज देना है, ठीक है। उनको बोलना है कि आप टाइम टू टाइम विजिट करो, विजिट करवाने आना है, ठीक है। हाई रिस्क ऑफ क्राइसिस, इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क ऑफ क्लिनिक है फॉर न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम, ताकि न्यूरॉन्स का अपन प्रॉपरली मतलब जो न्यूरॉन्स के बीच में कोई डेवलपमेंट डिले तो नहीं है जिसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, मैंने मेनली डायग्नोसिस लिए हैं। अगर आपको इसके इंटरवेंशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन रिलेटेड टू एबनॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो लिवर का फंक्शन रहेगा वो इम्पेयर्ड होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि एबनॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। द रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक है। रिस्क फॉर इंजरी हो सकती है, जैसा कि अपन ने कर्निक टेरेस जैसी कंडीशन में देखा है, एक टेरेस जैसी कंडीशन में देखा है, तो उसमें क्या होता है कि हाइपर बिलीरुबिनीमिया होता है वो मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज करता है। रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी के ऊपर बना सकते हैं अपन, क्योंकि फोटोथेरेपी जो रहती है वो क्या करती है, डिहाइड्रेशन कॉज करती है बेबीज़ के अंदर, ठीक है, या फिर वाटर को इवापोरेट कर देती है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकता है बेबीज़ के अंदर, ठीक है। सो गाइस, हमने आज नियोनेटल जॉन्डिस कवर किया है। एंड देन अगर आपको कुछ और समझना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, तो उसका वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू दोस्तों।